हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच का अंतर को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। इससे पहले कि हमने सेवन्थ क्लास तक कंप्लीट कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके हस्तलिखित संविधान नोट्स को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के बीच के प्रमुख अंतरों को समझेंगे। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति और ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अर्थात जो राज्यपाल होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति जो है ये भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये नाम मात्र की शक्तियाँ इसके पास होती हैं और राज्यपाल के पास भी नाम मात्र की शक्तियाँ ही होती हैं। ये संसदीय शासन जो होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा और ये राज्य संसदीय व्यवस्था शैली के अंतर्गत आता है। ये नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख शक्तियाँ पीएम के पास होती है, अर्थात कि प्रधानमंत्री के पास में वास्तविक शक्ति निहित होती है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो होता है इसके पास में एक नाम मात्र ही ये संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति हमारे पीएम प्रधानमंत्री के पास में होता है। ऐसे इसकी बात किया जाए, राज्यपाल की बात करें तो ये भी नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल वास्तविक शक्ति निहित होती है ये मुख्यमंत्री के पास में निहित होता है, सीएम के पास में। और ये आर्टिकल 154 से लेकर 163 के बीच में आता है और राष्ट्रपति 53 से लेकर के 74 के बीच में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जो है 164 में बताया गया है कि ये मंत्रियों की नियुक्ति करेगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये मंत्रियों की जो नियुक्ति है अर्थात सीएम मंत्रियों की नियुक्ति अर्थात सीएम के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा गवर्नमेंट बाई अर्थात राज्यपाल के द्वारा। 165 आर्टिकल 165 बताता है कि जो राज्यपाल महाअधिवक्ता है गवर्नमेंट के द्वारा। 153 है ये प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये 153 में बताया गया है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां गवर्नमेंट में निहित होंगी। 154 में बताया गया कि जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां जो होती है ये गवर्नमेंट में निहित होती है। 165 में अर्थात 155 में बताया गया कि नियुक्ति जो होगी ये राष्ट्रपति के द्वारा होगी, अर्थात राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 156 में बताया गया कि इसके जो कार्य हैं ये कार्यकाल इनका 5 वर्ष के लिए होगा। कार्यकाल इनका 5 वर्ष के लिए होगा। आर्टिकल 57 में बताया गया इनकी योग्यताएं या अर्हताएं होती हैं ये 35 वर्ष की आयु कम से कम हो, ये किसी के लाभ के पद पर न हो और ये भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। राज्यपाल 158 अर्थात इनकी जो शर्तें हैं ये मतलब कि शर्तें हैं 158 में। 159 में शपथ की बात करता है। जो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम जज, हाई कोर्ट के जज या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट के इन्हें शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 20 में बताया गया कि विधेयक पर अनुमति होगी। आर्टिकल 200 में आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 161 में क्षमादान की बात किया गया है राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 163 में राज्य मंत्री परिषद की बात करता है। आर्टिकल 164 जो मंत्रियों की नियुक्ति बाई गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। 164 जो है ये मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। आपको यहाँ 164, 165 में अधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा राज्यपाल की क्या क्या खासियत है। आप इसको बार बार देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम जानते हैं विधेयक कैसे बनता है। विधेयक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है, अर्थात जो बिल होता है, विधेयक को बिल इंग्लिश में, और ये जो विधेयक होता है ये राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। राज्य विधानमंडल में
अर्थात ये विधान परिषद अथवा विधानसभा में इसको पेश करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और यहाँ पे गवर्नमेंट का सिग्नेचर किया जाता है। फिर इसके बाद ये एक्ट बन जाता है। यह एक्ट जो है 200 के अंतर्गत आता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन उसके बाद अनुमति देने को बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का विचार हेतु विधेयक को आरक्षित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के विचार जो होते हैं ये विधेयक को आरक्षित कर सकता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रमुख आर्टिकल और इनके आर्टिकल की क्या विशेषताएं हैं, इनमें से या प्रमुख अंतर इसमें अभी क्या है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं ये इनका जो पद की बात किया गया है ये आर्टिकल 52 में, लेकिन राज्यपाल के पद की जो बात करता है ये आर्टिकल 153 में है। वही संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ये आर्टिकल 153 में, वही राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं आर्टिकल 154 में। निर्वाचक मंडल जो है ये आर्टिकल 54 में है। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की बात आर्टिकल 54 में बात किया गया। वही 155 में नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल निहित है। वही आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल निहित है। राष्ट्रपति की जो अहर्ताएँ होती वो 58 में है, जबकि गवर्नमेंट के लिए ये 157 आर्टिकल के अंतर्गत है। शर्तें जो बात करें वो 59 में है, अर्थात 59 राष्ट्रपति के लिए, 158 शर्तें जो हैं ये राज्यपाल के लिए प्रमुख शर्तें हैं। शपथ की बात 160 में किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ की जो बात है 60 में किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज अथवा सीनियर मोस्ट जज के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। और राज्यपाल के शपथ की बात आर्टिकल 159 में बात किया गया। ये हाई कोर्ट के जज या सीनियर मोस्ट जज के समक्ष ये शपथ ग्रहण करते हैं। पहली लीगल एडवाइजरी अर्थात फर्स्ट विधेयक कानून सलाहकार, फर्स्ट विधेयक कानून जो सलाहकार की बात भारत सरकार के द्वारा महान्यायवादी आर्टिकल 76 में ये राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो राज्यपाल होता है इनके पास महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अर्थात यहाँ पर बात किया गया है पहला विधिक कानून सलाहकार जो होते हैं, पहला विधिक कानून सलाहकार जो होते हैं ये है अगर भारत सरकार और राज्य सरकार में दो अलग अलग व्यक्ति होता है। अगर इनके बात किया जाए पहला विधिक कानून सलाहकार की नियुक्ति कौन करता है, तो अगर उन्हें हम पहला विधिक कानूनी सलाहकार अगर हम भारत सरकार के अंतर्गत बात करें तो हम उसे महान्यायवादी कहते हैं। इसकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के अंतर्गत किया जाता है। इसका चुनाव नहीं किया जाता, लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के अंतर्गत करते हैं। वही राज्यपाल की अगर बात किया जाए, राज्य सरकार जो है महाअधिवक्ता की नियुक्ति अपने विधिक कानूनी सलाहकार के तौर पे करती है, जिसे हम महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। यही और किसके अंतर्गत, ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पे 59 जोड़ दिया गया है क्योंकि जब 76 में आप 89 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 165। इसीलिए बताया गया है कि महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, वही महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। आइए आगे हम जानेंगे कि 169 जो है ये वीपी है, अर्थात विधानसभा है बाई कैमरल स्टेट या द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य। विधान परिषद है, कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है, ये बाई कैमरल स्टेट द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य जैसे आते हैं उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसकी जो संगठन अथवा संरचना की जो बात करता है ये आर्टिकल 171 के अंतर्गत आता है। किसकी? विधान परिषद के संगठन अथवा संरचना की बात 171 आर्टिकल के अंतर्गत होता है। वही अगर हम यहाँ पर देखें ज्यूडिशरी ऑफ इंडिया जो है इसका जो स्रोत है ये अमेरिका से लिया गया है। ये 4 स्तरीय होता है, ये क्षेत्राधिकार होता है जिसके ये पार्ट 6 हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एलसी अर्थात एलसी का मतलब क्या होता है? और ये पार्ट 6 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पार्ट 6 में बात करता है, ये एकात्मक स्वरूप होता है। अर्थात जो स्रोत है अमेरिका से लिया गया, स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के हटाने की प्रक्रिया, PIL अर्थात लोक हितवाद जनहित याचिका, ये सब अमेरिका से लिया गया, ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे हम समझेंगे यहाँ पर लोअर कोर्ट, एलसी का मतलब क्या होता है? ये लोअर कोर्ट। तो यहाँ पे पिरामिड नुमा बनाया गया, तो यहाँ पर बात किया गया है जो पार्ट 5 में बात करेगा, इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 124 से 47 तक है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट आता है देश में एक कुल 25 प्रत्येक देश में एक है। और हाई कोर्ट की बात किया जाए ये आर्टिकल 5 में है और यह 214 से लेकर के 232 तक है और ये कुल 25 प्रत्येक राज्य में एक। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है प्रत्येक जिले में एक होगा, ये पार्ट 6 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक। लोअर कोर्ट भी है, इसके अंतर्गत सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट भी आते हैं जो प्रत्येक जिला में एक एक कोर्ट होगा। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट है ये पार्ट 6 के अंतर्गत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये पार्ट 5 के अंतर्गत आते हैं। ऐसे संस्था है, स्थान है, प्रावधान है, स्थापना और सुप्रीम जज और जजमेंट और अर्थात अन्य जज। जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में 1773 में प्रावधान हुआ था, लेकिन स्थापना 1774 में किया गया। जो इसके जो एल्जा एम्पे प्लस 3 जज नियुक्त किए गए थे। पहला हाई कोर्ट कोलकाता में ही खोला गया, 1861 ईस्वी में प्रावधान रखा गया था, लेकिन 1862 में खोल दिया गया। मतलब कि यहाँ पे पहला हाई कोर्ट और पहला हाई कोर्ट, दूसरा और तीसरा हाई कोर्ट ये कोलकाता में और दूसरा मुंबई में और तीसरा मद्रास में खोला गया 1861 में और 1862 में इसकी स्थापना किया गया। तीसरा है पहला संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में किया गया। 1935 में प्रावधान था, 1937 में ओपन कर दिया गया। इसके जो जज है मेरियस वेयर प्लस 7 अन्य जज भी नियुक्त किए गए थे। पहला सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में खोला गया, जिसका प्रावधान था 26 जनवरी 1950 आर्टिकल 124 के अंतर्गत, लेकिन ये 28 जनवरी 1950 को खोला गया। हीरा लाल जे कानिया इसके जज थे तथा 7 अन्य जज भी नियुक्त किए गए थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, आइए इसकी गणना करते हैं। इसके निर्णय सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं, अर्थात जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जो इसके निर्णय होते हैं सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं।
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो है स्थानांतरण कर सकते हैं। मामलों को किसी भी अदालत से अपने पास ले जा सकता है। मामलों को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये हाई कोर्ट के न्यायालयों का स्थानांतरण कर सकता है। इसके किसी भी मामले को अपने अदालत में अपने पास ले सकता है। मामलों को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी करने का इसके पास अधिकार होता है। आइए अब हम जानेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो होता है ये निचली अदालतों से अपील सुन सकता है। मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए रीट जारी कर सकता है। इसके नीचे के न्यायालयों पर अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग भी कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं। जिला अदालत जो है ये अथवा जिला अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले में उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटना जिला अदालत का काम है। ये निचली अदालतों के द्वारा दिए गए फैसलों पर अपील कर सकता है, विचार कर सकता है और गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े मामलों का फैसला भी ये जिला अदालत करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं इनका भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? आइए जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, समझते हैं क्षेत्राधिकार के बारे में। तो प्राथमिक क्षेत्र मौलिक अधिकार या मौलिक संघ और राज्यों के बीच के विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना, ये इसके प्राथमिक क्षेत्र आते हैं। रीट जो है आर्टिकल 32 में है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण, लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है। अपीली अथवा दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमा की अपील कर सुनवाई आर्टिकल 132, 33 और 34 में है। सलाहकारी, जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति की सलाह देना, यह आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। विशेषाधिकार, भारतीय भूभाग की किसी अदालत के द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति भी ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख आर्टिकल को भी समझते हैं। आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 जो है ये हमें इसके प्रावधान, योग्यता, नियुक्ति और शपथ की बात करता है। आर्टिकल 124 योग्यता के अंतर्गत सुप्रीम हाई कोर्ट जो है 5 साल के लिए होता है। न्याय 10 वर्ष और वकील हो राष्ट्रपति पारंगत विधेयक। फिर नियुक्ति राष्ट्रपति के समक्ष इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 125 जो है ये वेतन की बात करता है। भारत की रिमूवल या साबित कदाचार तथा संचित निधि से असमर्थता। आर्टिकल 126 जो है इसके कार्यों की बात कर रहा है। आर्टिकल 127 सर्वोच्च न्यायालय के तथार्थ न्याय की बात करता है। आर्टिकल 129 जो है ये अभिलेखीय न्यायालय की बात करता। आर्टिकल 133 मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और आर्टिकल 132 संवैधानिक मामलों में अपील करने का अधिकार है। आर्टिकल 132 है। आर्टिकल 133 सिविल मामलों में अपील, ये आर्टिकल 133 में लिखा है। आर्टिकल 134 हमें बताता है कि आपराधिक मामलों में अपील, ये हम आर्टिकल 134 के अंतर्गत कर सकते हैं। आर्टिकल 136 अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त लेनी पड़ती है, ये 136 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 137 न्याय पुनरावलोकन, आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के निचले सभी अदालतों पर बाध्यकारी। आर्टिकल 143 जो है ये परामर्शी क्षेत्राधिकार, ये इसके अंतर्गत आता है। आइए हम समझेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो
अधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ये मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऐसे मामलों जिसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। केंद्र राज्य विवाद, राज्यों के बीच विवाद, राज्यों तथा केंद्रों के बीच विवाद, ये है इसके सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार हैं। फिर आगे है अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत संवैधानिक आता जो आर्टिकल 132 में है। ऐसे मामलों की सुनवाई न्यूनतम 5 जजों की बेंच के द्वारा किया जाता है। सिविल आर्टिकल 133, आपराधिक मामले आर्टिकल 134 जो है ये संवैधानिक पीठ करेगी। 5 जजों की जो बेंच करेगी वो संवैधानिक पीठ करेगी। और अपीलीय क्षेत्राधिकार के दौरान ऐसे मामले जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं कर सकता है। परामर्श क्षेत्राधिकार ये इसी के अंतर्गत आता है, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। परामर्श क्षेत्राधिकार बताता है कि जो राष्ट्रपति होता है ये सार्वजनिक महत्व के किसी विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ये आर्टिकल 143 में है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आर्टिकल 233 में और जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल 241 में है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका निर्णय के 30 दिन के अंदर लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका निर्णय लेने के 30 दिन के अंदर लगाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारतीवाद में 1973 ईस्वी में। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक किसे कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है तो वो संसद में निहित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा आर्टिकल 123 फर्स्ट के अनुसार। सेवानिवृत्त होने के पश्चात न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक होते हैं ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। कितने तो 4। सुप्रीम कोर्ट की आज तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की गठित की गई थी। एक केशवानंद भारतीवाद 1973 का केस था। वो आर्टिकल जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती थी आर्टिकल 142 में। उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम अर्थात सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की व्यवस्था को अपनाया था। जनहित याचिका की माता के नाम से किसे जाना जाता है ये पुष्पा कमला हिंगोरानी को कहा जाता है। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश के कार्यवाहियों की भाषा क्या है तो उनके कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी है। PIL जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यह केवल सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जिसका विकास USA में हुआ था। PIL का जो विकास है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसके जनक कहे जाते हैं PN भगवती PIL के जनक कहे जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का जो अधिकार है ये संसद को है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है ये संसद को है, जबकि हाई कोर्ट के सदस्यों के या न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर बढ़ाई जाती है। सुप्रीम जज के द्वारा या जजमेंट के द्वारा नियुक्ति किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। मतलब जो जज हैं, जज के द्वारा नियुक्त किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता। यम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे जज हुए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। जज के पद पर सबसे बड़ा या सबसे लंबा कार्यकाल वाई चंद्रचूड़, कम कार्यकाल कमल नारायण का है। जज के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल वाई चंद्रचूड़ तथा कम कार्यकाल कमल नारायण का है। 27वें सीजे अर्थात 27वें जज के जी बालकृष्णन भारत के पहले दलित जज थे। ये भगवती भारत में लोकहितवाद के प्रणेता माने जाते हैं। 17वें CJPN फर्स्ट दिल्ली जज ऑफ इंडिया 1866 में गठित इलाहाबाद फोर्थ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात लगभग 1000 है। संघ न्यायपालिका आइए हम जानते हैं संघ न्यायपालिका। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संविधान की बात किया गया है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संविधान का बात किया गया। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात किया गया। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के अंतर्गत है। आर्टिकल 127 जो है ये तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय के बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का होना। आर्टिकल 130 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की सीट है। आर्टिकल 130 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की सीटें। आर्टिकल 132 उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है और आर्टिकल 132 कतमे मामले में उच्च न्यायालय की अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 133 जो है ये दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 133 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 134 जो है यह आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 134 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति है। आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार। आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट में शक्ति प्रदान करना, रीट जारी करता है। 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के बाध्यकारी हैं। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है। हम आगे पढ़ेंगे रिमूवल प्रोसेस आर्टिकल 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, कैग, CEO और UPSC भी SPSC की बात किया जाएगा। तो हम ये अगले वीडियो में करेंगे। तो आज बस चलो पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है नहीं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म ही कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जज कैग के बारे में जानते हैं। संविधान का अतिक्रमण जो है महाभियोग के द्वारा कर सकते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को हटाने की जो प्रक्रिया एक जैसी होती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया एक जैसी है। संविधान के अतिक्रमण महाभियोग राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया जो है इस संविधान से ली गई है, जिसका आधार होता है सानिध्य, कदाचार तथा असमर्थता। जज को हटाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव स्पीकर सभापति को देना होगा। फिर स्पीकर जो है लोकसभा और राज्यसभा इसे स्वीकार करता है तो उसे 3 सदस्यों की समिति बनती है। सुप्रीम जज, हाई कोर्ट जज, प्रसिद्ध न्यायालय। समिति कदाचार या दुर्व्यवहार की जांच करता है और फिर रिपोर्ट स्वीकार अथवा सभापति को वापस भेजी जाती है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। वही राष्ट्रपति पारित प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर जज को हटाने का आदेश जारी कर देता है। तो ये है जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया। आप यहाँ से देख सकते हैं जज के हटाने की क्या क्या प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे 4। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ जो है ये 13 न्यायाधीशों की गठित की गई थी। केशवानंद भारती 1973। कोलेजियम प्रणाली क्या है? जजों की नियुक्ति संबंधी प्रणाली ही कोलेजियम प्रणाली कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले जो होते हैं ये जज और वरिष्ठ के द्वारा किया जाता है। 1993 से चली आ रही है कोलेजियम प्रणाली, 1993 से चली आ रही है। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में CJI प्लस 2 वरिष्ठ जज नियुक्त किए गए। हाई कोर्ट में पहली महिला जज थी अभा चांडी जो केरला की थी और शुभ जज थी। और सीजे जो थी ये लीला सेठ जो हिमाचल प्रदेश की थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज मीरा साहिब और फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये हाई कोर्ट में पहली महिला जो थी उनका नाम अभा चांडी था। वही सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज जो बनी हुई थी वो मीरा साहिब थी या फातिमा बीबी। हाई कोर्ट पहला जो हुआ कलकत्ता में 1862 में और चौथा जो है इलाहाबाद में 1880 में। 1800 में दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश है इलाहाबाद का न्यायाधीश, जिसमें 1800 से अधिक लोग दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक है। और 25वां आंध्र अमरकंटक 2019। जनहित याचिका अथवा लोक हितवाद से प्रेरित कोई भी व्यक्ति संस्था किसी एक ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में बाद में ला सकता है जो अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय के द्वारा न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है। इसके निम्न उद्देश्य हैं: कानून विधि के शासन की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप से प्राप्त करना है। मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप से प्राप्त करना है। हम जानते हैं PIL के बारे में। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन, जिसके जनक कहे जाते हैं PN भगवती इसके जनक कहे जाते हैं। लोक हितवाद के लिए है। जनहित याचिका PIL के द्वारा जारी करते हैं। जनहित में न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी मामले में PIL जारी किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में है। ये हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में है, जिसका स्टार्ट किया गया था भारत में बात करें 1985 में, लेकिन इसका विकास जो है
अमेरिका में हुआ था। भारत में इसका स्टार्ट या शुरू किया गया था 1985 में, लेकिन इसका विकास अमेरिका में हुआ था। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। इसमें निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस आवेदन से आर्टिकल 32 के अधीन दिए जाते हैं। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया जाता है। हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये आर्टिकल 214 में बताया गया। शपथ जो है आर्टिकल 219 के अंतर्गत। अब लेखीय न्याय 215 में, जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 में और 27 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। 231 रिटे जारी हुआ था पहली बार आर्टिकल 206 के अंतर्गत, मतलब रिट जारी होता है आर्टिकल 206 के अंतर्गत। हम भाग 6 अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कौन सा भाग 6 अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय आर्टिकल 233। अधीनस्थ न्यायालय जो है ये आर्टिकल 233 से 237 के बीच में है और जिला न्यायालय जो है ये आर्टिकल 233 के अंतर्गत आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं भाग 6 तक। अधीनस्थ सेवा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे पूरा रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।